यह एक चमत्कारी मशीन है, ऑफिसर ने अन्वेषक से कहा और प्रशंसा के भाव से मशीन के चारों ओर नजरें घुमाईं, जिससे वह अच्छी तरह परिचित था। अन्वेषक ने सज्जनता के चलते कमांडेंट के लिए सैनिक द्वारा ऑफिसर की अवज्ञा के परिणामस्वरूप दिए गए मृत्युदंड को देखने का आमंत्रण स्वीकार लिया था। कालापानी की बस्ती ने इस मृत्युदंड को देखने में कोई रुचि नहीं दिखलाई थी। कम से कम उस छोटी रेतीली घाटी में जो एक गहरा खोखला सा गड्ढा है जिसके चारों ओर नुकीले नंगे चट्टानों के टुकड़े हैं, वहां ऑफिसर, अन्वेषक और सजायाफ्ता अपराधी के अतिरिक्त कोई भी नहीं था जो भूखे जानवर की तरह मुंह खोले था। उसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी और सिपाही के हाथों में भारी चेन थी जो उन छोटी छोटी चेनों से जुड़ी थी जिनसे अपराधी की पिंडलियां, कलाइयां और गर्दन बंधी थी। ये चेनें भी एक दूसरे से जुड़ी थीं। फिलहाल सजायाफ्ता पालतू कुत्ते जैसा लग रहा था, जिसे देख कोई भी उसे आज़ाद छोड़ देने के बारे में सोच सकता था, जो एक सीटी बजाने पर सजा भुगतने के दौड़कर हाजिर हो जाएगा। अन्वेषक ने उस मशीन में कोई विशेष रुचि नहीं दिखलाई, बल्कि सजायाफ्ता को घूम घूम कर अनासक्त भाव से देखने लगा, जबकि ऑफिसर मशीन को सजा देने के लिए दुरुस्त करने के लिए उसके नीचे लेटकर पहुंचा जहां धरती में एक गहरा गड्ढा था। वहां से निकल सीढ़ी पर चढ़ ऊपर के हिस्से की जांच करने में व्यस्त हो गया था। वैसे तो ये सभी काम किसी मैकेनिक के लिए छोड़ दिए जाने चाहिए थे, लेकिन ऑफिसर विशेष उत्साह के साथ काम में जुटा था, शायद इसलिए कि या तो वह मशीन का प्रशंसक था या फिर कुछ अन्य कारणों से वह इस काम को और किसी से कराने के पक्ष में नहीं था। रेडी, उसने जोर से कहा और सीढ़ियों से नीचे उतर आया था। वह जरूरत से ज्यादा लंगड़ा रहा था और मुंह खोलकर सांस ले रहा था और यूनिफॉर्म के कॉलर में 2 लेडीज रुमाल फंसाए था। ये यूनिफॉर्म उष्णकटिबंध के लिहाज से बहुत भारी है न, अन्वेषक से कहा, हालांकि उसने ऑफिसर की अपेक्षा के अनुकूल मशीन के बारे में प्रश्न कर कहा। आप ठीक कह रहे हैं, ऑफिसर ने वहां रखी बाल्टी में तेल ग्रीस लगे हाथों को धोते हुए कहा, लेकिन ये हमें घर की याद दिलाती रहती है, हम अपने घरों को भूलना नहीं चाहते। अच्छा, अब आइए जरा इस मशीन को देखिए, उसने तुरंत अंत में जोड़ा, साथ ही अपने हाथों को तौलिए से पोंछकर मशीन की ओर इशारा किया। इतना सब कुछ तो हाथ से ही करना पड़ता है, लेकिन अब इसके बाद सब कुछ मशीन ही करेगी। अन्वेषक ने सिर हिलाकर सहमति व्यक्त की और उसके पीछे हो लिया। ऑफिसर ने अपने आप को अनहोनी से बचाने की तैयारी करते कहा, वैसे कभी कभार कुछ न कुछ गड़बड़ी हो ही जाती है, आप तो जानते ही हैं। वैसे मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आज कोई गड़बड़ी नहीं होगी, लेकिन संभावना के लिए तैयार तो रहना ही चाहिए। यह मशीन 12 घंटों तक चल सकती है, लेकिन यदि कुछ खामी आती है तो वह कोई छोटी मोटी ही होती है जिसे तुरंत सुधारा जा सकता है। आप बैठिए न, क्या उसने वहां रखी बेत की कुर्सियों के ढेर में से एक उठा उसे रखते हुए कहा। स्वाभाविक है, अन्वेषक इनकार नहीं कर सकता था। ऑफिसर खुद एक कब्र की कगार पर बैठ गया था, जिस पर उसने नजर यूं ही डाली। कब्र ज्यादा गहरी न थी, उसके एक और वहां से निकाली मिट्टी का ढेर था और दूसरी ओर मशीन। मुझे पता नहीं, ऑफिसर ने कहा, कि कमांडेंट ने आपको मशीन के बारे में विस्तार से बताया है या नहीं। उत्तर में अन्वेषक ने हाथ हिला कुछ अस्पष्ट सा इशारा किया। ऑफिसर के लिए इससे बेहतर तो हो ही नहीं सकता था, क्योंकि अब वह मशीन के बारे में विस्तार से बतला सकता था। इस मशीन, कहते उसने क्रैंक हैंडल को पकड़कर उस पर झुकते हुए कहा, का आविष्कार हमारे भूतपूर्व कमांडेंट ने किया था। इसके निर्माण के प्रारंभ से ही मैं इससे जुड़ गया था और अंत तक रहा आया था, लेकिन इसके आविष्कार का पूरा श्रेय केवल उन्हें ही है। क्या आपने हमारे स्वर्गीय कमांडर के बारे में कुछ सुना है? नहीं न। बहरहाल मेरा ये कहना बड़बोलापन तो नहीं कहा जाएगा यदि मैं आपसे ये कहूं कि इस पूरे काला पानी का संगठन और निर्माण उन्हीं की देन है। हम जो उनके निकट मित्र थे, उनकी मृत्यु के पहले से ही जानते थे कि इस कॉलोनी का संगठन इतनी संपूर्णता के साथ किया गया है कि उनके उत्तराधिकारी भले ही उनके पास अपनी हजारों योजनाएं हों, इसमें परिवर्तन करना असंभव होगा। कम से कम आने वाले वर्षों में तो नहीं ही कर पाएंगे और हमारी भविष्यवाणी सच ही सीख हुई है। नए कमांडेंट को यह स्वीकारना पड़ा है। कितना शर्मनाक है न कि आप हमारे पुराने कमांडेंट से नहीं मिल सके हैं। लेकिन ऑफिसर ने स्वयं को टोका, मैं बकबकाए जा रहा हूँ, जबकि हमारे सामने है ये मशीन। इसमें जैसा आप देख रहे हैं 3 अंग हैं। समय बीतने के साथ इनमें से प्रत्येक अंग का एक लोकप्रिय नाम रख दिया गया है। नीचे वाले को बेड, बिस्तर, ऊपर वाले को डिजाइनर, और यह जो बीच में ऊपर नीचे होता है इसे हेरो उत्पीड़क कहते हैं। हेरो? अन्वेषक ने पूछा। ये ध्यान से सुन नहीं पा रहा था। उस छाहीन घाटी में सूरज इतनी तेजी से चमक रहा था कि अपने विचारों को केंद्रित करना संभव नहीं हो पा रहा था।
शायद इसीलिए वह मन ही मन ऑफिसर की प्रशंसा कर रहा था, जो टाइट फिटिंग की यूनिफॉर्म पर वजनदार बिल्ले लगाए होने के बावजूद पूरे उत्साह के साथ अपने विषय पर बोलने के साथ पेचकस से यहाँ वहाँ के नट भी कसता जा रहा था। और जहाँ तक सैनिक का प्रश्न था, उसकी हालत बहुत कुछ अन्वेषक जैसी ही थी। कैदी की दोनों कलाइयों पर हथकड़ी बांध अपनी राइफल पर सिर झुकाए चारों ओर से बेखबर सिर झुकाए खड़ा था। इससे अन्वेषक को कोई आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि ऑफिसर फ्रेंच में बोल रहा था और स्वाभाविक है, न तो सैनिक और न ही कैदी फ्रेंच का एक शब्द भी नहीं जानते थे। बहरहाल सबसे ताज्जुब की बात यह थी कि कैदी पूरे ध्यान से ऑफिसर की बात सुनकर समझने की कोशिश कर रहा था। एक प्रकार के उनिंदेपन के साथ वह अपनी आंखों को वहीं ले जा रहा था जहां ऑफिसर इशारा कर रहा था और अन्वेषक के रोकने पर ऑफिसर की ओर सिर घुमा लिया करता था। हाँ, हीरो, ऑफिसर ने कहा, इसके बिल्कुल उपयुक्त नाम है। इसकी सुइयां हीरो के दांतों की ही तरह लगाई गई हैं और पूरी मशीन ही बहुत कुछ हीरो जैसा ही काम करती है। हालांकि इसकी क्रियाएं एक स्थान पर ही सीमित हैं, साथ ही यह कुछ अधिक कलात्मक है, लेकिन आप जल्दी ही इसे समझ लेंगे। बेड पर सजायाफ्ता को लिटा दिया जाता है। इसे शुरू करने के पहले मैं आपको इसके बारे में विस्तार से बतलाऊंगा, तभी आप इसकी विशेषताओं को अच्छी तरह समझ सकेंगे। इसके अलावा डिजाइनर के चक्के का एक कांटा कुछ ज्यादा ही खराब है, इसलिए वह अधिक आवाज करता है। चलाए जाने पर उसकी आवाज आप सुन ही नहीं पाएंगे। दुर्भाग्य से स्पेयर पार्ट्स का मिलना तो यहाँ बेहद कठिन है। बहरहाल ये रहा बैग। जैसा मैंने आपसे कहा, इसकी ऊपरी सतह को सूती ऊनी कपड़े से ढांक दिया गया है। ऐसा क्यों किया गया है आपको बाद में पता चल जाएगा। इसी सूती ऊनी कपड़े पर अपराधी को लिटा दिया जाता है, उल्टा मुंह करके। स्वाभाविक है उसके पूरे कपड़े उतारने के बाद। हाँ, ये रहे हाथ बांधने के पट्टे और ये पैरों के लिए और यहाँ गर्दन के लिए। ये सब कसकर बांधने के लिए किया जाता है। यहाँ बेड के सिरहाने जहाँ आदमी का, जैसे मैंने कहा, चेहरा रहता है, यही पर फैट का बना टुकड़ा मुंह को बंद करने के लिए है, जिसे आसानी से चलाने पर वो सीधे मुंह में चला जाता है। उससे आदमी की जीभ कटने से और वह चीखने से बच जाता है। अब ये तो स्वाभाविक ही है, आदमी को फैट जबरदस्ती मुंह में रखना पड़ता है। ऐसा नहीं करने पर उसकी गर्दन पट्टे की कसाव से टूट जाएगी। क्या ये भी सूती ऊनी है? अन्वेषक ने आगे बढ़ झुककर देखते हुए पूछा। हाँ, ऑफिसर ने मुस्कुराते हुए कहा, आप उसे उंगली से छूकर महसूस कर सकते हैं। और अन्वेषक का हाथ पकड़ उसके ऊपर रखते हुए कहा, इसे विशेष तौर पर सूती ऊनी बनाया गया है, इसीलिए तो यह अलग दिखता है। मैं आपको बाद में बतलाऊंगा कि ऐसा जानबूझकर क्यों किया गया है। अन्वेषक की रुचि मशीन में जागने लगी थी। उसने अपनी आंखों पर एक हाथ से सूरज से बचने के लिए छाया की और घूर कर देखने लगा। मशीन अच्छी बड़ी थी। बेड और डिजाइनर एक ही साइज के थे और दो अंधेरे बॉक्स जैसे दिखते थे। डिजाइनर बेड से 2 मीटर ऊपर लटका था। दोनों चारों कोनों में 4 तांबे के रॉड से जुड़े थे, जो सूरज की तेज रोशनी में चकाचौंध फेंक रहे थे। इन दोनों के बीच हैरो स्टील के रिबन से हिलता डुलता था। ऑफिसर ने अन्वेषक की प्रारंभिक अरुचि पर कोई ध्यान ही नहीं दिया था, लेकिन अब जागती और बढ़ती रुचि का उसे आभास हो गया था, इसलिए उसने मशीन के बारे में बतलाना बंद कर दिया था ताकि वह आराम से देख समझ सके। सजायाफ्ता अन्वेषक की हरकतों की नकल कर रहा था और चूंकि अपनी आंखों को ढकने के लिए हथेली का उपयोग नहीं कर सकता था, इसलिए बिना आंखों को ढके वो ऊपर देखे जा रहा था। तो आदमी लेट जाता है, अन्वेषक ने कुर्सी पर पीठ टिकाते हुए एक पैर को दूसरे पर रखते हुए कहा। हाँ, ऑफिसर ने अपनी कैप को कुछ पीछे सरकाते और अपने तपते चेहरे पर हाथ फेरते हुए कहा, तो अब जरा ध्यान से सुनिए। बेड और डिजाइनर दोनों के साथ बिजली की बैटरी है। बेड को अपने लिए चाहिए और डिजाइनर के हीरो के लिए। जैसे ही आदमी को स्टेरअप से बांध दिया जाता है और बेड को चालू कर दिया जाता है, वो 1 मिनट में ही कांपने लगता है तेज गति से, एक ओर से दूसरी ओर, साथ ही ऊपर नीचे भी होने लगता है। आपने ऐसे उपकरण अस्पतालों में देखे होंगे, लेकिन हमारे बेड की गतियां एक व्यवस्था के तहत चलती है, नहीं आप समझ रहे हैं न? उसे हीरो की गति अनुसार चलना होता है और हीरो ही वह हिस्सा है जो सजा देने का मुख्य काम करता है। और सजा कैसे दी जाती है? अन्वेषक ने प्रश्न किया। आपको क्या ये भी नहीं मालूम है? आश्चर्य प्रकट करते हुए ऑफिसर ने अपने होंठ काटे। प्लीज मुझे क्षमा कर देंगे यदि आपको मेरा समझाना कुछ अटपटा सा लगे तो। मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। दरअसल बात यह है कि हमेशा कमांडेंट ही समझाने का काम करते आए हैं और हमारे नए कमांडेंट अपने इस कर्तव्य से बचते हैं, और वह भी महत्वपूर्ण मेहमानों के सामने। अन्वेषक ने इस सम्मान को दोनों हाथों के इशारे से उसे रोकना चाहा, लेकिन ऑफिसर ने जोर देकर कहा, आप जैसे महत्वपूर्ण मेहमान को यह भी न बतलाया जावे कि सजा दी कैसे जाती है,
ये तो पूरी तरह नई बात है जो, कह वह कुछ कठोर शब्दों का उपयोग करने जा रहा था, लेकिन उसने भरसक अपने को रोक केवल इतना कहा, मुझे तो ये पता ही नहीं था, दरअसल यह मेरी ही गलती है। बहरहाल मैं ही विस्तार से समझाने के लिए एकमात्र जानकार यहाँ उपस्थित हूँ, क्योंकि मेरे पास है, कह उसने अपने सीने के जेब को थपथापते हुए कहा, वह आवश्यक नक्शा जिसे हमारे पूर्व कमांडेंट ने बनाया था। कमांडेंट ने डिजाइन बनाई थी? अन्वेषक ने पूछा। तो क्या उन्होंने स्वयं ही सब कुछ किया था? क्या वे सिपाही, जज, मैकेनिक, केमिस्ट और ड्राफ्ट्समैन सभी कुछ थे? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वे ही सब कुछ थे, ऑफिसर ने सिर हिलाते हुए अनजाने से गर्व भरे चेहरे के साथ कहा। फिर उसने अपनी हथेलियों को अलट पलट कर ध्यान से देखा, वे उसे उतने साफ नहीं लगे कि वे नक्शे को छूने लायक हो, इसलिए वह बाल्टी के पास गया और उन्हें एक बार फिर से धोया। इसके बाद उसने छोटा सा चमड़े का ब्रीफकेस निकालते हुए कहा, हमारी दंड मशीन बहुत कष्टदायक नहीं दिखती। जो भी अपराध सजायाफ्ता ने किया होता है, उसकी देह पर हीरो द्वारा लिख दिया जाता है। जैसे इस सजायाफ्ता की, ऑफिसर ने उसकी ओर इशारा करते हुए कहा, देह पर लिखा जाएगा अपने ऑफिसरों का उचित आदर सम्मान न करना। अन्वेषक ने उस आदमी पर नजर डाली, जो ऑफिसर के इशारा करते ही अपनी जगह पर सिर झुकाए खड़ा हो गया था। ये स्वाभाविक ही था कि वह पूरी ताकत लगा सब कुछ सुनने की कोशिश कर रहा था, जो वहां कहा जा रहा था, लेकिन उसके कांपते ओंठ, जिन्हें वह कसकर दबाए था, स्पष्ट कर रहे थे कि उसके पल्ले कुछ भी नहीं पड़ रहा है। अन्वेषक के मन में भी कई प्रश्न उठ रहे थे जिन्हें वह पूछना चाहता था, लेकिन सजायाफ्ता को देख मात्र एक प्रश्न किया, क्या इसे अपनी सजा मालूम है? नहीं, ऑफिसर ने तुरंत उत्तर दिया और अपनी बात आगे बढ़ाने को उत्सुक हो गया, लेकिन अन्वेषक ने हाथ के इशारे से उसे रोक दिया। तो उसे यह खबर ही नहीं है कि इसे कौन सी सजा दी गई है? नहीं, ऑफिसर ने फिर दोहराया और एक पल इस इंतजार में रुका कि शायद अन्वेषक अपने प्रश्न को विस्तार देगा, लेकिन उसे चुप देख कहा, इसे बतलाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, भुगतने के बाद इसे पता चल ही जाएगा। अन्वेषक की कोई इच्छा आगे बोलने की न थी, लेकिन उसने सजायाफ्ता की आंखों को अपने ऊपर रुका महसूस किया, जैसे वह पूछ रहा हो कि क्या वह इसका समर्थक है। इसलिए वह अपनी कुर्सी पर आगे की ओर झुका। अपनी कुर्सी पर पीछे टिककर वह बहुत देर से बैठा था और दूसरा प्रश्न किया, लेकिन इसे कम से कम ये तो पता होगा ही कि उसे दंड दिया गया है। नहीं, ये भी नहीं, अन्वेषक की ओर मुस्कुरा कर देखते हुए ऑफिसर ने कहा, जैसे वह इसी प्रकार के रिमार्क की अपेक्षा कर रहा था। नहीं, अन्वेषक ने माथे पर चुहचुहा आए पसीने को पोंछते हुए कहा, तब तो इसे ये भी पता नहीं होगा कि उसका बचाव पक्ष शक्तिशाली था या नहीं। उसे बचाव पक्ष रखने का कोई मौका ही नहीं दिया गया। ऑफिसर ने आंखें नचाते हुए कुछ ऐसे अंदाज में कहा जैसे स्वयं से कह रहा हो कि इस प्रकार उसने अन्वेषक को शर्मनाक बातें सुनने से बचा लिया हो, लेकिन इसे अपने बचाव का अवसर तो दिया ही जाना चाहिए था। अन्वेषक ने कहा और कुर्सी से खड़ा हो गया। ऑफिसर को महसूस हुआ कि इस मशीन पर उसके अधिकार को अच्छी खासी चुनौती मिलने की संभावना है, इसलिए वह सीधे अन्वेषक के पास पहुंच उसका हाथ पकड़ दूसरे हाथ से सजायाफ्ता की ओर इशारा किया, जो अब तक सीधा तनकर खड़ा हो गया था क्योंकि फिलहाल वही ध्यान का केंद्र था। सैनिक ने जंजीर को एक झटका दिया और कहा, मामला कुछ यूं है, मेरी नियुक्ति इस अपराधियों की कॉलोनी में न्यायाधीश के पद पर हुई है, क्योंकि मैं पूर्व कमांडेंट का सभी मामलों में सहायक हुआ करता था, साथ ही मशीन के बारे में दूसरों से अधिक जानकारी भी रखता हूँ। मेरा अटल निर्णयात्मक सी ओपनिंग पैरेंथेसिस नत है, अपराध पर कभी संदेह नहीं करना चाहिए। दूसरी अदालतें इसी नत पर नहीं चल सकती क्योंकि उनके पास बहुत सी राय उपलब्ध होती है, साथ ही उनके ऊपर ऊंची अदालतें भी हैं उन पर निगरानी रखने के लिए। लेकिन यहाँ ऐसी स्थिति नहीं है, अथवा कहना चाहिए पूर्व कमांडेंट के समय में तो नहीं ही थी। अब नए कमांडेंट ने मेरे निर्णयों में बाधा पहुंचाने में रुचि दिखलाई है, लेकिन अभी तक तो मैं उन्हें दूर रखने में सफल रहा हूं और विश्वास है आगे भी सफल रहूंगा। शायद आप चाहते हैं कि इस विषय में आपको मैं विस्तार से समझाऊं। दरअसल मामला बेहद सीधा सादा है, जैसे अभी तक दूसरे रहे हैं। एक कैप्टन ने मुझे आज सुबह इस आदमी की शिकायत की, जिसकी यूटी उसके यहाँ लगी हुई थी और यह उनके दरवाजे के सामने पहरा देता था। इसे यूटी के दौरान सोते हुए पाया गया। रात में सोने पर आपत्ति नहीं है, लेकिन हर बार घंटा बजने पर खड़े होकर दरवाजे को सैल्यूट करना इसकी यूटी का अंग है। आप समझ रहे हैं न? अब ये कोई अधिक कठोर यूटी तो है नहीं, बेहद साधारण सी यूटी है। चूंकि इसे घरेलू नौकरी के साथ संतरी की नौकरी भी करनी थी, स्वाभाविक है दोनों ही नौकरियों में पर्याप्त सावधानी की आवश्यकता है। पिछली रात को कैप्टन ने इसकी यूटी को चेक करने का निश्चय किया।
जैसे ही घड़ी ने 2 बजाए उसने दरवाज़ा खोला तो इस आदमी को गाढ़ी नींद में सिकुड़ कर सोते हुए पाया। उसने एक हैंटा उठाया और सपाक से इसके चेहरे पर जड़ दिया। हड़बड़ाकर खड़े हो गलती की माफ़ी मांगने की जगह इस आदमी ने अपने मालिक के पैर पकड़े और उन्हें जोर से झिंझोड़ते हुए चिल्लाया, हैंटा को फेंक दो, नहीं तो मैं तुम्हें कच्चा चबा जाऊंगा। तो ये रहा सबूत। 1 घंटे पहले कैप्टन मेरे पास आया तो मैंने उसका स्टेटमेंट लिखा और उसके बाद मैंने सजा भी लिख दी। साथ ही इस आदमी को जंजीर से बंधवा दिया। बस कुल जमा इतना सा तो सीधा सादा मामला है। अब यदि मैंने इस आदमी को अपने सामने बुलवाया होता और पूछताछ की होती तो पूरा मामला ही उलझ जाता। इसने मुझसे झूठ बोला होता और यदि मैं झूठों को गलतसी करता तो इसने और झूठ गढ़ लिए होते और बस यही बार बार दोहराया जाता रहता। फिलहाल तो यह मेरे कब्जे में है और मैं इसे भागने दूंगा नहीं। मेरा ख्याल है अब आपको सारा मामला समझ में आ गया होगा। लेकिन क्षमा करें, हम व्यर्थ में समय जाया कर रहे हैं। दंड प्रक्रिया की शुरुआत हमें अभी तक कर देनी थी और इधर मैंने आपको अपनी मशीन के बारे में ही पूरी जानकारी नहीं दी है। इतना कह उसने अन्वेषक को हल्के से धक्का दिया और उन्हें कुर्सी पर बैठा दिया और स्वयं मशीन के पास चला गया और फिर से बोलना शुरू कर दिया। आप ये तो देख ही रहे हैं कि हीरो की लंबाई और आकार मनुष्य की साइज का ही है। ये जगह रही धड़ के लिए और यह पैरों के लिए, बचा सिर तो उसके लिए यह एक छोटी कील ही पर्याप्त है। ये तो आपकी समझ में आ गया ना। इसके बाद वह अन्वेषक की ओर झुका उसे विस्तार से समझाने के लिए। अन्वेषक ने हैरो को भौं सिकुड़ते हुए देखा। न्याय की ऐसी व्यवस्था से वह पर्याप्त अप्रसन्न हो गया था। उसे अपने को याद दिलाना पड़ा कि यह मामला काले पानी के अपराधियों की बस्ती का है जहां विशेष कदम उठाने की आवश्यकता होती है और मिलिट्री अनुशासन का अंतिम क्षण तक पालन किया जाता है। इसके बावजूद उसे इस बात का भी एहसास था कि नए कमांडेंट से कुछ आशा की जा सकती है क्योंकि वह क्रमशः सुधार लाने का पक्षधर है, एक ऐसी व्यवस्था जिसे ऑफिसर का संकीर्ण मन मस्तिष्क समझने में पूरी तरह असमर्थ है। विचारों की इस श्रृंखला ने उसे अगला प्रश्न करने को प्रेरित किया, क्या कमांडेंट दंड को देखने आएंगे? कुछ निश्चित नहीं है, ऑफिसर ने उत्तर दिया, लेकिन सीधे प्रश्न से वह सकपका गया और उसके चेहरे पर दोस्ताना भाव कुछ अधिक फैल गया। इसीलिए तो हमें समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। भले ही मैं इसे पसंद न करूं, मुझे अपने वर्णन को छोटा करना ही होगा। लेकिन कल जब यह मशीन धुल जाएगी, दरअसल इसमें सबसे बड़ी कमी यही है कि सजा पूरी होने के बाद बहुत गंदगी फैल जाती है। तब मैं आपको विस्तार से सब कुछ समझा दूंगा। आज तो केवल महत्वपूर्ण बातें ही जब आदमी को बेड पर लिटा देते हैं और वो चलने लगता है तो हीरो को उसकी देह तक नीचे ले जाते हैं। वह स्वचालित होता है, सुइयां बमुश्किल से देह को छूती हैं। जैसे ही वे देह से सटती हैं, वैसे ही कि स्टील रिबन सख्त हो जाता है, एक कड़े बैग तख्त की तरह, और तब शुरू होता है नाटक। एक अपरिचित दर्शक को कोई अंतर दिखलाई नहीं देगा एक सजा और दूसरी सजा में। हीरो अपने काम को नियमित ढंग से करता है। उसके कांपने के साथ उसकी सुइयों की नोकें देह पर छेद करना शुरू कर देती हैं, जो खुद बेट के कांपने से कांपती रहती हैं। खास बात यह है कि दंड की गति को देखा जा सकता, क्योंकि हीरो कांच से बना होता है। हालांकि कांच में सुइयों का लगाना अच्छी खासी तकनीकी समस्या थी, लेकिन बहुत से असफल प्रयासों के बाद हमने इस समस्या का हल अंत में निकाल ही लिया था। आप समझ रहे हैं न कि हम किसी भी समस्या को हल करने के लिए दृढ़ संकल्पी थे। और आज कोई भी व्यक्ति कांच में से लिखी बनती जाती इबारत को देख सकता है और साथ ही पढ़ भी सकता है। क्या आप कुछ पास आने का कष्ट उठाकर इन सुइयों को देखना पसंद करेंगे? अन्वेषक हौले से उठा और निहायत खरामा खरामा चलकर हीरो के ऊपर झुक गया। आप देख रहे हैं न, ऑफिसर ने कहा, कि 2 प्रकार की सुइयां बहुत से आकारों में लगी हैं। प्रत्येक बड़ी सुई के पास छोटी सुई है। बड़ी सुई लिखने का काम करती है और छोटी सुई पानी का फव्वारा छोड़ खून धोने के काम करती जाती है ताकि इबारत स्पष्ट दिखे। खून और पानी मिलकर छोटी नालियों से हो बड़े टनल से बाहर निकल गंदे पाइप से हो कब्र में गिरता रहता है। ऑफिसर ने उंगली के इशारे से खून पानी के निकलने के रास्ते को विस्तार से समझाया। इस पूरी क्रिया को स्पष्ट दिखलाने के लिए उसने दोनों हाथ गंदे पाइप के नीचे लगा दिए जैसे बहाव को रोक रहा हो, और जब वह ये कर रहा था तभी अन्वेषक ने अपना सिर पीछे खींच लिया और हाथ को पीछे कर कुर्सी को तलाशा और उस पर बैठ गया। ऑफिसर के कहने पर सजायाफ्ता व्यक्ति हीरो को निकट से देख और ऑफिसर के अनुसार काम करते देख आतंक से भर गया। सजायाफ्ता ने आलसी नींद से भरे सैनिक को आगे बढ़ाने के लिए चैन खींच ली और कांच के ऊपर झुक देखने लगा। ये तो कोई भी देख सकता था कि उसकी अस्थिर आंखें दोनों व्यक्ति क्या देख रहे हैं उसे देखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन चूंकि उसके पल्ले कुछ पर नहीं रहा था,
इसलिए वह बकाया सा देखकर समझने की कोशिश कर रहा था, सिर झुकाए इधर उधर बस देखे भर जा रहा था। वह कांच पर आंखें घुमा रहा था। अन्वेषक तो उसे वहां से भगा देना चाहता था क्योंकि वह जैसा व्यवहार कर रहा था वह अवांछित था, लेकिन ऑफिसर ने अन्वेषक का हाथ पकड़ उसे रोक दिया और दूसरे हाथ से जमीन से पत्थर उठा सैनिक की ओर फेंका। चोट लगने से उसने अचानक आंखें खोली और सजायाफ्ता की हरकत को देख उसने हाथ की राइफल गिरने दी और अपनी ऐदियां जमीन पर गड़ा सजायाफ्ता को जोर से खींचा। परिणामस्वरूप वह लड़खड़ा कर जमीन पर गिर गया और फिर नीचे झुकी आंखों से देखते हुए खड़ा हो गया, जबकि सैनिक उसे गिरते संभलते खड़े होते जंजीरों की खनखनाहट के बीच देखे जा रहा था। उसे अपने पैरों पर खड़ा करो, ऑफिसर चिल्लाया, क्योंकि उसने गौर किया कि अन्वेषक का ध्यान सजायाफ्ता की ओर था। सच भी यही था कि अन्वेषक हीरो के ऊपर झुका तो था, लेकिन सजायाफ्ता को वह एकटक देखे जा रहा था। उससे सावधान रहना, ऑफिसर फिर चीखा और मशीन का चक्कर लगा दौड़कर पहुंचा और सजायाफ्ता को कंधे से पकड़ सैनिक की सहायता से पैरों पर उसे किसी तरह खड़ा किया जो बार बार फिसल रहा था। अब मुझे सब कुछ समझ में आ गया है, अन्वेषक ने लौटकर ऑफिसर से कहा। हाँ, सब कुछ, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण को छोड़कर, ऑफिसर ने एक हाथ से उसे पकड़कर दूसरे हाथ से इशारा करते हुए कहा। डिजाइन के अंदर ही वे बटन और चक्के हैं जो हीरो को कंट्रोल करते हैं, और यह नियंत्रित होता है उस दंड के अनुसार जो उसे लिपिक करना होता है, उसकी मात्रा के अनुसार। मैं अभी भी पूर्व कमांडेंट की बनाई योजना के निर्देशानुसार ही चलता हूँ। वे ये रहे, कहते हुए उसने चमड़े के ब्रीफकेस से कुछ कागज निकाले। लेकिन मुझे क्षमा करें, मैं इन्हें आपको दे नहीं सकता, ये मेरे लिए सर्वाधिक मूल्यवान है। बस ये एक कागज ही देख लीजिए, मैं इसे आपके सामने पकड़े रखूंगा, बस इतने मात्र से आपको सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। ये कहते हुए उसने पहला पन्ना उसके सामने खोल दिया। अन्वेषक ने कुछ प्रशंसात्मक वाक्य कहे होते, लेकिन वह अपने सामने मात्र पंक्तियों की भूल भुलैया ही देख रहा था जो बार बार एक दूसरे को काट रही थी। वे इतनी बार कटी थी और इतने निकट थी कि उनके बीच के खाली स्थान को देखना संभव ही नहीं था। ऑफिसर ने कहा, ये बहुत विशिष्ट है, अन्वेषक ने अपने का बचाते हुए कहा, लेकिन मैं इसे पढ़ नहीं पा रहा हूँ। ऑफिसर ने हंसते हुए कागज को अलग रखते हुए कहा, यह लिपि स्कूल के बच्चों की लिपि की तरह नहीं है, इसे पर्याप्त ध्यान से पढ़ना होता है। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि अंत में आप भी इसे समझ जाएंगे। स्वाभाविक है, ये लिपि सामान्य नहीं है, किसी को भी तत्काल मारने की आवश्यकता नहीं है। कुछ समय के बाद औसतन 12 घंटों में घूमने का समय 6वें घंटे में आना चाहिए, इसीलिए लिपि में ढेरों घुमाव आते हैं। लिपि पूरे शरीर में ही लिखी जाती है, लेकिन एक संकरे घेरे में, और अधिकांश देह सुरक्षित रहती है अलिंदत करने के लिए। अब तो आप हीरो की प्रशंसा करेंगे ना, आप जरा इस पूरी मशीन को तो गौर से देखें आप, कहते उसने सीढ़ियां चढ़ी और एक चक्के को घुमाने के बाद नीचे झुककर कहा, देखिए जरा संभलिएगा और प्लीज साइड भी रहे आएं। पूरी मशीन चलने लगी थी। यदि चक्के से किर्र किर्र की आवाज न आती तो ये सब कुछ बेहद शानदार दिख रहा था। ऑफिसर ने चक्के की आवाज को आश्चर्य से सुना, मुट्ठी बांधकर उसे दिखाई और फिर दोनों हाथ माफी मांगने के अंदाज में फैला दिए। अन्वेषक से क्षमा मांगते वह तेजी से नीचे उतर मशीन के नीचे की कार्यप्रणाली देखने लगा। वहां कुछ ऐसा हो रहा था जो दूसरे किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था, सिवाय उसके जिसे गड़बड़ी का अंदाजा था। वह फिर से ऊपर चढ़ा, डिजाइन में हाथ डाल कुछ करता रहा और फिर एक रॉड के सहारे नीचे सरक आया, सीढ़ियों से उतरने के स्थान पर, ताकि जल्दी से नीचे उतर सके। मशीन के निचले भाग को देख उसने सीने में कुछ अधिक हवा भरी और जोर से अन्वेषक के कान में चिल्लाया, ताकि दूसरी आवाजों के बीच उसकी आवाज स्पष्ट सुनाई दे, क्या आपकी समझ में आ गया? हीरो लिखना शुरू करने जा रहा है। जब वह पहला ड्राफ्ट पूरा कर लेगा पीठ पर, तब सूती ऊनी परत धीरे धीरे घूमना शुरू हो जाएगी और धीरे धीरे देह पलट जाएगी। इस प्रकार हीरो को लिखने के लिए नई जगह मिल जाएगी। इस बीच जिस भाग पर लिखा जा चुका है वह हिस्सा सूती ऊनी कपड़े पर पड़ा रहता है, जो इस प्रकार का बनाया गया है कि वह रिश्ते खून को सोख लेता है और लिपि लिखने के लिए तैयार हो जाता है। फिर जैसे ही देह आगे घूमती है, हीरो के किनारे बने दांते सूती ऊनी कपड़े को घावों से अलग खींचकर कब्र में फेंक देते हैं, लेकिन अभी भी हीरो को करने के लिए और भी काम बचे रहते हैं। इस प्रकार देह में और गहराई में 12 घंटे तक मशीन लिखती रहती है। पहले 6 घंटे के बाद मुंह में फंसे फेल्ट के पट्टे को निकाल लिया जाता है, क्योंकि तब तक उसमें चीखने लायक शक्ति बचती ही नहीं है। यहाँ पर बिजली के गर्म बेसिन से बैग के सिरे पर कुछ गर्म मान बहाया जाता है, जिसे यदि आदमी चाहे तो अपनी मनमर्जी के अनुसार जीभ से चाट सकता है। अभी तक किसी एक ने भी इस अवसर को नहीं छोड़ा है।
मुझे अच्छी तरह याद है, एक ने भी नहीं, और मेरे अनुभव, विश्वास करें, बहुत अधिक हैं। करीब 6 घंटे के बाद आदमी की भूख मर जाती है। ऐसे अवसरों पर मैं घुटनों के बल बैठकर इस चमत्कारपूर्ण अनहोनी को देखता रहता हूँ। आदमी प्रायः अंतिम घूंट को प्रायः निगलता नहीं है, बस वह उसे मुंह में घुमाता रहता है और फिर कब्र में थूक देता है। ऐसे समय मुझे झटके से झुकना पड़ता है, नहीं तो मेरे मुंह पर ही थूक आकर गिर जाएगा। लेकिन छठे घंटे के होते होते ये बेहद शांत हो जाता है। सबसे बड़े मूर्ख को भी एहसास हो जाता है और यह शुरू होता है आंखों से, वहीं से वह स्पष्ट होता है। एक ऐसा पल जब कोई भी उसके साथ हेरो में रहने को तत्पर हो जाएगा। बस उसके साथ कुछ भी नहीं होता, वह उस लिपि को समझने लगता है। वह अपने मुंह को दबाकर संकुचित कर लेता है, जैसे वह सुन रहा हो। आपने तो स्वयं देखा है उस लिपि को आंखों से पढ़ना कितना कठिन है, लेकिन हमारा आदमी इसे अपने घावों से पढ़ता है। ये तो निश्चित है कि यह कितना कष्ट साध्य होगा। पूरे 6 घंटे लगते हैं उसे समझने में। उस समय तक हेरो ने उसे पूरी तरह से छेद दिया होता है और उसे कब्र में फेंक दिया होता है, जहां वह खून पानी और सूती ऊनी कपड़े में लिथड़ा पड़ा रहता है, और तब जाकर न्याय पूरा हो चुका होता है और फिर हम, यानी सैनिक और मैं, उसे दफना देते हैं। अन्वेषक के कान ऑफिसर की ओर लगे थे। उसके हाथ जैकेट की पॉकेट में थे और वह मशीन को काम करते देखे जा रहा था। देखने को तो सजायाफ्ता भी देख रहा था, लेकिन बिना समझे। वह घूमती सुइयों को देखने कुछ आगे झुका, तभी सैनिक ने ऑफिसर के इशारे पर चाकू से उसकी शर्ट और पेंट को चीर दिया। वे नीचे गिरने लगे तो सजायाफ्ता ने अपने कपड़ों को पकड़ अपने नंगेपन को छिपाने की कोशिश की, लेकिन सैनिक ने कपड़ों को हवा में उठा लिया और उसे हिला डुलाकर उसकी देह के अंतिम कपड़े के टुकड़े को गिरा दिया। ऑफिसर ने मशीन बंद की और एकाएक उपजी खामोशी में सजायाफ्ता को हैरों के नीचे लिटा दिया। उसकी जंजीरों को ढीला कर उन्हें खोल उनकी जगह पट्टे बांध दिए गए। उन कुछ शुरुआती क्षणों में सजायाफ्ता को ये पर्याप्त आरामदायक लगा। इसके बाद हैरो को कुछ नीचे किया गया, क्योंकि वह आदमी दुबला पतला मरियल सा था। जैसे ही उसकी देह को सुइयों की नोकों ने छुआ, उसकी पूरी देह में कपकपी की लहर दौड़ गई। जबकि सैनिक उसके दाहिने हाथ को पट्टे से बांधने में व्यस्त था, उसने अपना बायां हाथ अंधों की तरह पटका, लेकिन वह उस दिशा में था जहां अन्वेषक खड़ा था। ऑफिसर आंखों के कोने से अन्वेषक की ओर देखे जा रहा था, जैसे उसके चेहरे के भावों से दंड के प्रभाव को समझना चाहता हो जिन्हें उसने उसे समझाया था। अचानक कलाई बंधी पट्टी टूट गई। शायद सैनिक ने उसे बहुत कसकर बांध दिया था। ऑफिसर को उसे रोकना पड़ा। सैनिक ने उसे टूटे पट्टे के टुकड़े दिखाए। ऑफिसर उसके निकट चला गया, लेकिन उसका चेहरा अभी भी अन्वेषक की ओर ही था। यह एक निहायत उलझी हुई मशीन है, इसमें कुछ न कुछ टूटता ही रहता है या फिर काम करना बंद कर देता है। लेकिन अपने निर्णय पर तो आदमी को अडिग रहना चाहिए न, भटकना तो गलत ही माना जाएगा। अब इस्ती को ही लीजिए, ये तो अभी भी काम करने लायक बन जाएगी, नहीं तो मैं जंजीर का उपयोग कर लूंगा, बस दाहिने हाथ की कंपन पर ही उसका कुछ प्रभाव पड़ेगा। कहते उसने जंजीर को बांधते आगे कहा, इस मशीन की सब पर्याप्त सीमित ही है। भूतपूर्व कमांडेंट के समय में मेरे पास इसके लिए पर्याप्त राशि अलग से रहा करती थी। वैसे यहाँ के एक स्टोर्स में इसके रिपेयरिंग के लिए अतिरिक्त अज रहते हैं। यह मैं स्वीकारता हूँ कि मैं उनको ले पर्याप्त उदार रहा आया हूँ। मेरा मतलब है पिछले समय में, आजकल नहीं, क्योंकि नया कमांडेंट हमेशा पुराने तरीकों पर हमला करने के लिए बहाने की तलाश में ही रहा आता है। फिलहाल तो इस मशीन के हिस्से की रकम वे अपने अधिकार में ही रखे हैं। अब यदि मैं नए पट्टे के लिए उनसे कहूँगा, तो वे मुझसे पुराने टूटे पट्टे के टुकड़े सबूत में मांगेंगे और फिर पूरे 10 दिन लगेंगे नए पट्टे के आने में, और जो आएगा वह बेकार से मटेरियल से बना और अच्छी क्वालिटी का भी नहीं होगा। लेकिन मशीन को मैं बिना पट्टे के कैसे चलाऊंगा, इस बारे में और कोई चिंता करना ही नहीं चाहता। अन्वेषक ने अपने मन में सोचा, दूसरों के कामों में निर्णयात्मक रूप से दखल देना हमेशा परेशानी भरा होता है। वह न तो बंदियों की इस काला पानी की कॉलोनी का न तो सदस्य ही है, न ही उस राज्य का नागरिक ही जो इस भूभाग का स्वामी है। क्या उसे इस दंड की अवमानना करनी चाहिए या फिर इसे बंद करने के प्रयास करने चाहिए? ये लोग उससे ये भी तो कह सकते हैं, आप परदेसी हैं, अपने काम से काम रखिए। बस उसके पास इसका कोई उत्तर नहीं होगा जब तक वह ये न आगे जोड़े कि यह तो चकित है इस सब को देखकर, क्योंकि वह तो यहाँ मात्र निरीक्षण करता ऑब्जर्वर के रूप में ही यात्रा कर रहा है। दूसरों की न्याय व्यवस्था में परिवर्तन की उसकी कोई मंशा नहीं है। लेकिन सब कुछ देखकर वह अपने को रोक पाने में असमर्थ है। इस अन्यायपूर्ण व्यवस्था और उसके परिपालन की अमानवीयता तो निर्विवादित तथ्य के साथ उसकी आंखों के सामने है। कोई यह तो कह नहीं सकता कि इसमें उसका कोई स्वार्थ है, क्योंकि सजायाफ्ता व्यक्ति उसके लिए पूर्णतः अपरिचित है। वह उसका देशवासी भी नहीं है, न ही मेरी उसके प्रति कोई सहानुभूति ही है।
उसकी सिफारिश बहुत उच्च स्तर से की गई थी। यही नहीं, उसका स्वागत पर्याप्त आदर और उत्साह के साथ किया गया था, और ये तथ्य कि उसे इस सजा को देखने के लिए विशेष रूप से आमंत्रित किया गया था, इस सबसे तो यही निष्कर्ष निकलता है कि उसकी राय महत्वपूर्ण होगी और वे उसका स्वागत करेंगे। और इसके साथ ही, जैसा उसने बार बार सुना है कि कमांडेंट स्वयं इस दंड विधान का पक्षधर नहीं है, साथ ही इस ऑफिसर के प्रति उसका रवैया भी विरोधपूर्ण है। इसी क्षण अन्वेषक ने ऑफिसर के मुंह से क्रोध भरी चीख सुनी। उसने अभी अभी अच्छी खासी मेहनत के बाद सजायाफ्ता के मुंह में फेल्ट गेग लगाया ही था कि तभी उस आदमी को यह मितली उठी। उसने आंखें बंद की और वमन कर दिया। ऑफिसर ने फटाक से उसके मुंह में फंसे गेग को अलग कर दिया और उसका सिर कब्र की ओर घुमा दिया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। मशीन में वमना भर गई। ये सब कमांडेंट के कारण हो रहा है। ऑफिसर रॉड को पकड़ उसे हिलाते हुए चिल्लाया, उसी के कारण मशीन सुअर बाड़े जैसी हो रही है। कांपते हाथों से उसने अन्वेषक को इशारा करते आगे कहा, कई घंटों मैंने कमांडेंट को समझाया कि सजायाफ्ता को एक दिन का उपवास कराया जाना चाहिए सजा देने से पहले, लेकिन हमारे आधुनिक सिद्धांतवादी का विचार कुछ दूसरा ही है। उनकी औरतों जैसी आदतों के चलते पिछली बार सजायाफ्ता को सजा के पहले कैंडी खिलाई थी उन्होंने। अब सोचिए, जिस आदमी ने पूरी जिंदगी बदबूदार मछलियों पर काटी हो, उसे शक्कर की कैंडी। लेकिन इसके विरोध में मुझे कुछ नहीं कहना है, क्योंकि सजा तो अभी दी जा सकती है, लेकिन वे मुझे नया फेल्ट गेग क्यों नहीं दे रहे जिसकी मांग मैं पिछले 3 माहों से विधिवत कर रहा हूँ। किसी को भी मितली आ जाएगी जब वह अपने मुंह में ऐसा गंदा फेल्ट गेग रखेगा जिसे 100 से अधिक मुंह में रखा जा चुका हो, उस पर दांतों के निशान हैं जो सूखी थूक से लिथर चुका है। सजायाफ्ता ने अपना सिर वापस रख दिया था और निढाल हो शांत हो गया था। उधर सजायाफ्ता की शर्ट से सैनिक मशीन की सफाई में जुटा हुआ था। ऑफिसर अन्वेषक की ओर बढ़ा, जो इस घटना से घबराकर 2 कदम पीछे हट गया था। ऑफिसर ने उसका हाथ पकड़ा और उसे एक ओर ले गया। मैं आपसे कुछ निवेदन करना चाहता हूँ, आपको अपना समझकर, उसने कहा। क्या मैं कह सकता हूँ? अवश्य अवश्य, अन्वेषक ने कहा और धरती पर आंखें गड़ाकर सुनने लगा। दंड विधान की इस कार्यप्रणाली को, जिसे आपको देखने और प्रशंसा करने का सुअवसर मिला है, फिलहाल हमारी कॉलोनी में समर्थकों का घोर अभाव है। अभूतपूर्व कमांडेंट की परंपरा में एकमात्र समर्थक मैं ही हूँ। इस दंड प्रणाली में सुधार कर आगे बढ़ाने की बात तो दूर, मेरी पूरी शक्ति इसे बनाए रखने में ही समाप्त हो रही है। पूर्व कमांडेंट के जीवित रहते इस कॉलोनी में इसके समर्थक बहुत बड़ी संख्या में थे। उनके विश्वास की दृढ़ता मेरे अंदर कुछ मात्रा में अभी भी शेष है, लेकिन उनकी अधिकार शक्ति का एक अंश भी मेरे पास नहीं है। इसका परिणाम ये हुआ है कि सभी समर्थक आंखों के सामने से ओझल हो गए हैं। हालांकि अभी भी उनकी बड़ी संख्या यहाँ है, लेकिन स्वीकारेगा एक भी नहीं। यदि आप आज सजा के बिन चाहे घर जावें तो आपको अस्पष्ट से रिमार्क ही सुनने मिलेंगे। वे सभी इस विधि के समर्थकों की राय होगी, लेकिन इस नए कमांडेंट के राज्य में उसकी वर्तमान कार्यप्रणाली और रीति नीति के चलते उन रायों का हमारे लिए कोई महत्व ही नहीं रह गया है। और अब आपसे मेरा प्रश्न है कि क्या कमांडेंट और वे स्त्रियां जिनसे वह प्रभावित है, ऐसे कार्य को, जो एक मनुष्य के जीवन भर के श्रम का परिणाम है, कहते उसने मशीन की ओर इशारा किया, उसे व्यर्थ मानकर फेंक देना चाहिए? क्या किसी को ये करना चाहिए? भले ही कोई अजनबी हमारे काले पानी के टापू में कुछ दिनों के लिए ही आया हो। हमारे पास समय का अभाव है, क्योंकि एक जज के रूप में मेरे ऊपर आक्रमण कभी भी किया जा सकता है। यही नहीं, अभी इस वक्त कमांडेंट के ऑफिस में कॉन्फ्रेंस चल रही है, जिससे मुझे जानबूझकर बाहर रखा गया है। यही नहीं, आपका यहाँ उपस्थित होना भी पर्याप्त महत्वपूर्ण कदम है। वे काय हैं और वे ढाल के रूप में वे आपका उपयोग करना चाहते हैं। आप एक अजनबी परदेशी जो ठहरे। आपको क्या बतलाऊं, पुराने दिनों में यह मृत्युदंड कितना मनोरंजक हुआ करता था। इस कार्यक्रम के एक दिन पहले से ही पूरी घाटी दर्शकों से भर जाया करती थी। सभी मात्र देखने के लिए आया करते थे और फिर अल सुबह कमांडेंट महिलाओं के साथ आते थे, तो रहियों से पूरी कॉलोनी ही जाग जाया करती थी। फिर मैं जाकर उन्हें पूरी रिपोर्ट दिया करता था कि सभी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। उन दिनों एक भी उच्चाधिकारी अनुपस्थित रहने की हिम्मत नहीं कर सकता था। ये सभी कुर्सियां मशीन के चारों ओर विधिवत जमाई जाती थी। ये भेद की कुर्सियों का ढेर उस युग के खंडहर की तरह आज पड़ी है। ये जमाना आया है अब। उन दिनों मशीन की अच्छी तरह सफाई की जाती थी, ऐसी की सदैव चमकती रहती थी। प्रत्येक सजा के बाद मैं नए पुर्जे मंगा लिया करता था। चारों ओर दर्शक पंजों के बल उन ढालों पर बैग देखा करते थे और उधर बड़ी संख्या में लोग ऊपर खड़े हो देखते थे। सजायाफ्ता को स्वयं कमांडेंट ही हेरों पर लिटाया करते थे। और आज जो काम एक साधारण सैनिक कर रहा है, उन दिनों में मेरी जिम्मेदारी हुआ करती थी।
वह पीठासीन न्यायाधीश का कर्तव्य था और मेरे लिए सम्मान की बात थी, और तब जाकर सजा प्रारंभ होती थी। उन दिनों मशीन की एक भी बेसुरी आवाज नहीं निकला करती थी। ये सच है कि अधिकांश लोग सजा को आंखों से देखना पसंद नहीं करते थे और वे धरती पर आंखें गड़ाए या आंखें बंद किए रहते थे। सभी को पता होता था कि अब न्याय होने वाला है। चारों तरफ फैली पसरी खामोशी में केवल सुनाई पड़ा करती थी सजायाफ्ता के फैल से बंद मुंह से निकली आधी अधूरी चीखें और आहें। आज तो हालत यह है कि फैल रखे मुंह से कहीं बड़ी चीखें मशीन से निकलने लगी हैं। उन दिनों तो लिखने वाली सुई के साथ एक एसिड भी छोड़ी जाती थी, जिसके उपयोग की फिलहाल हमें अनुमति ही नहीं है। बहरहाल फिर आया करता था 6वां घंटा। उन दिनों पास से देखने की इच्छा व्यक्त करने वाले सभी आवेदकों को अनुमति देना ही संभव नहीं हुआ करता था। क्या दिन थे वे! उन दिनों कमांडेंट ने अपने विवेक से बच्चों को प्राथमिकता देने का आदेश निकाला हुआ था। जहां तक मेरा प्रश्न था, अपने अधिकारों के चलते मुझे वह सुविधा प्राप्त थी कि मैं सदैव मशीन के पास ही रहा करता था। प्रायः मैं किसी बच्चे को अपने हाथों से पकड़े जांघों पर बैठाए रहता था। उन दिनों हम सभी सजायाफ्ता की पीड़ा की मात्रा से क्षण क्षण बदलते चेहरे को देखने में मग्न रह आते थे। कैसे हमारे चेहरे न्याय की कांति से चमका करते थे सजा के अंत होने पर, और फिर क्रमशः धुंधली होती जाती थी। क्या दिन थे वे प्यारे कॉमरेड! स्वाभाविक था, ऑफिसर अपनी रॉ में ये भूल ही चुका था कि वह किससे बात कर रहा है। उसने अन्वेषक को बाहों में भर लिया था और अपना सिर उसके कंधे पर रख दिया था। उसकी इस हरकत से अन्वेषक को शर्म आ रही थी। उत्सुकता के साथ ऑफिसर के सिर के ऊपर से देखने लगा। सैनिक ने सफाई पूरी कर ली थी और फिलहाल एक बर्तन में राइस पेप चावल पानी को बेसिन में डाल रहा था। जैसे ही सजायाफ्ता ने, जिसे पर्याप्त होश आ गया था, सैनिक को ये करते देखा, वो अपनी जीभ हिस और बढ़ाने की कोशिश करने लगा। सैनिक उससे धकिया कर दूर रखने की कोशिश करने लगा, क्योंकि राइस पेप बाद के घंटे के लिए तैयार किया गया था। हालांकि यह भी उचित तो नहीं माना जा सकता कि सैनिक अपने गंदे हाथों को बेसिन में डालकर खाए, और वह भी एक भूखे चेहरे के सामने। ऑफिसर ने कुछ ही देर में अपने को सामान्य कर लिया था। आप परेशान हो, मैं ये कतई नहीं चाहता, उसने कहा। मैं जानता हूं कि उन दिनों की विश्वसनीय प्रस्तुति आज असंभव है। फिलहाल तो मशीन अपना काम कर ही रही है और उतनी ही बेहतर है। अपने आप में ये प्रभावशाली है, हालांकि पूरी घाटी में एकमात्र है। लाश अभी भी आराम से कब्र में गिरती है। वैसे उन दिनों की तरह हजारों आदमी मक्खियों की तरह यहाँ एकत्रित नहीं होते। आप विश्वास करेंगे क्या कि उन दिनों हमें कब्र के चारों ओर घनी बाड़ लगानी पड़ती थी। उसे तो बहुत दिनों पहले ही गिराया जा चुका है। अन्वेषक ऑफिसर के पास से अपना चेहरा हटाकर चारों ओर नजर डालना चाहता था। ऑफिसर को महसूस हुआ कि शायद वह घाटी की वीरानगी को देखना चाहता है। ये सोच उसका हाथ पकड़ उसकी आंखों में झांक कर पूछा, क्या आप इसकी शर्मिंदगी को देख रहे हैं? लेकिन अन्वेषक ने कोई उत्तर नहीं दिया। ऑफिसर उसे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ कमर पर हाथ रख पैर फैलाकर जमीन को घूरता खड़ा रहा। कुछ देर बाद अन्वेषक की ओर उत्साह भरी मुस्कुराहट फेंकते हुए कहा, कल जब कमांडेंट ने आपको आमंत्रित किया था, तब मैं आपके निकट ही तो खड़ा था। मैंने अपने कानों से उसे आपसे कहते सुना था, कमांडेंट जितना जमीन के अंदर है उससे चौगुन भीतर है। यह मैं अच्छी तरह जानता हूँ। मुझे तभी अंदाज हो गया था कि उसका वास्तविक इरादा है क्या। हालांकि वे सर्वोच्च अधिकारी हैं और मेरे विरुद्ध कोई भी निर्णय ले सकते हैं। ये सच है कि उन्होंने अभी ये साहस दिखाया नहीं है, लेकिन वे आपकी राय का मेरे विरुद्ध उपयोग करेंगे, यह मुझे भली भांति पता है। आखिर आप एक प्रसिद्ध विदेशी हैं, जिसकी राय पर्याप्त वजन रखती है। उन्होंने पूरी योजना बना ली है। आपका काला पानी के इस द्वीप में आज दूसरा दिन ही है। आप न तो पुराने कमांडेंट से परिचित हैं, न ही उसकी कार्यप्रणाली से ही परिचित हैं। आप यूरोपीय विचारधारा के, स्वाभाविक है, समर्थक होंगे ही। इसकी भी पूरी संभावना है कि आप सिद्धांततः फांसी विरोधी होंगे, और विशेषकर ऐसी यातनापूर्ण मशीनी हत्या के तो हो ही जाएंगे जब इसे अपनी आंखों से देख लेंगे। एक गंदगी से भरी मशीनी विधि जिसे यहाँ के निवासियों का कोई समर्थन प्राप्त नहीं है, और वह भी एक आवाज करती सी पुरानी मशीन द्वारा। इस सबका लब्बोलुबाब ये होगा, और इसकी पूरी संभावना है। कमांडेंट की सोच यही है कि आप इस विधि पर असहमति प्रकट करेंगे ही, और अपनी इस सोच को छिपाते नहीं है। मैं अभी भी कमांडेंट के मन में उठते विचार आपको बतला रहा हूँ, क्योंकि आप उन व्यक्तियों में हैं जो अपने निष्कर्षों पर दृढ़ रहते हैं। ये सच है कि आपने अलग अलग समाज के रीति रिवाजों, मान्यताओं और विशेषताओं को देखा है, इसलिए आप हमारी कार्यप्रणाली पर उतना सख्त रुख नहीं अपनाएंगे जितना आप अपने देश में निश्चित रूप से लेते। लेकिन कमांडेंट को इससे कुछ लेना देना नहीं है, जबकि इनके द्वारा उनके उद्देश्य की पूर्ति हो जाने वाली है।
वे चतुराई से निहायत धूर्ततापूर्ण प्रश्नों से आपको प्रेरित करेंगे, यह मैं निश्चित रूप से जानता हूँ। यही नहीं, उसके साथ की महिलाओं का झुंड आपको घेर कर आपकी बातों को तन्मयता से सुनता रहेगा। हो सकता है उस समय आप ऐसा कुछ कहें, हमारे अपने देश में तो न्याय की अलग प्रणाली है, अथवा हमारे देश में अपराधी को दंड देने के पहले अपने बचाव का पूरा अवसर दिया जाता है, या फिर मध्यकाल के बाद से ही हमने सजा के रूप में प्राणदंड देने का प्रावधान ही समाप्त कर दिया है। ये सभी कथन जो आपके अपने हैं और जो आपके लिए सामान्य हैं और मेरी इस व्यवस्था पर कोई निर्णयात्मक प्रभाव नहीं डालते। लेकिन प्रश्न ये है कि कमांडेंट इन वाक्यों पर कैसी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। मैं तो उसे स्पष्ट रूप से देख रहा हूँ। हमारे सुसंस्कृत कमांडेंट अपनी कुर्सी को जोर से धक्का दे आवाज करे सरकाएंगे और तेजी से बालकनी की ओर बढ़ेंगे। मैं उनकी महिला मित्रों को उनके पीछे तेजी से बढ़ते देख रहा हूँ और मैं उनकी आवाज को भी सुन रहा हूँ जिसे वे महिलाएं गरजती आवाज मानती है, और वे उसकी आवाज में ये कहते हैं। एक सुप्रसिद्ध पश्चिमी अन्वेषक जो संसार के सभी देशों दंड व्यवस्था के अध्ययन के लिए भेजा गया है, उसने ऐसे व्यक्ति ने अभी अभी कहा है कि हमारी पारंपरिक मृत्यु दंड व्यवस्था पूर्णतः अमानवीय है। अब ऐसा निर्णय, और वह भी इतने महत्वपूर्ण व्यक्ति के मुंह से सुनने के बाद, इस विधि को आगे चलाए रखना मेरे लिए तो अब असंभव है। अतः आज से नहीं, अभी से मैं इस दंड व्यवस्था को आदि ये सुन आप विरोध में कहना चाहेंगे कि आपकी मंतव्य ये कतई नहीं था और आपने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है कि मेरी प्रणाली अमानवीय है। वरन इसके विपरीत अपने गहन अनुभवों के उपरांत आप तो यह विश्वास करते हैं कि यह विधि तो पूरी तरह मानवीय गरिमा के अनुकूल है और आप इस मशीन के प्रशंसकों में से है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, आप बालकनी तक भी नहीं पहुंच पाएंगे क्योंकि वहां महिलाओं का जमघट आपको आगे बढ़ने ही नहीं देगा। आप अपनी ओर ध्यान खींचना चाहेंगे, आप चीखना चाहेंगे, लेकिन किसी महिला का हाथ आपके ऊँटों को बंद कर देगा और बस मेरे और हमारे कमांडेंट की ती हो जाएगी। अन्वेषक को अपनी मुस्कुराहट को रोकने के लिए पर्याप्त शक्ति लगानी पड़ी। अरे, ये तो बहुत ही सहज सरल था जिसे उसने इतना कठिन मान रखा था। उसने टालते हुए कहा, आप मेरे प्रभाव को अतिरंजित करके देख रहे हैं। कमांडेंट ने मेरे संदर्भ पत्रों को पढ़ रखा है, वे अच्छी तरह जानते हैं कि मैं दंड विधान का कोई विशेषज्ञ नहीं हूँ। यदि मैं राय दूंगा भी तो वह मात्र मेरी व्यक्तिगत राय होगी, एक ऐसी राय जो किसी भी सामान्य नागरिक की राय से अधिक प्रभावशाली नहीं होगी और कमांडेंट की राय से तो कम ही प्रभावी होगी, जिनके विषय में मेरी सोच यही है कि वे इस काला पानी की कॉलोनी में सर्वाधिक अधिकार संपन्न है। यदि तुम्हारी दंड प्रणाली के संबंध में जैसा आपका विश्वास है, इतनी विपरीत सोच वे रखते हैं तो क्षमा करें, मेरा विश्वास है कि आपकी इस दंड परंपरा का अंत निकट है, मेरी किसी भी प्रकार की सहायता के बिना भी। क्या ऑफिसर को इसका एहसास हो गया है? नहीं, वह अभी भी इसे समझने को तैयार नहीं। उसने जोर से सिर हिलाया और घूमकर सजायाफ्ता और सैनिक पर नजर डाली। वे दोनों ही चावल से मुंह मोड़े हुए थे। ये देख वह अन्वेषक के पास आया और बिना उसके चेहरे को देखे उसके कोट पर दृष्टि गड़ा पहले से और धीमी आवाज में कहा, आप दरअसल कमांडेंट को नहीं जानते। आपकी यह सोच है, कृपया मेरी बात को अन्यथा न लें, कि आप हमारी तुलना में आउटसाइडर हैं, किंतु मेरा विश्वास करें, आपके विचार अधिक प्रभावशाली नहीं होंगे। मैं स्वतः भी ये सुनकर बहुत प्रसन्न हो गया था कि आप सजा के समय उपस्थित रहेंगे। सच ये है कि कमांडेंट ने निशाना मेरी ओर ही लगाया था, लेकिन मैं इसे अपने पक्ष में करके ही रहूंगा। चारों ओर फैली फुसफुसाहटों और तिरस्कार करती निगाहों से अविचलित हुए बिना जिससे आप बच ही नहीं सकते थे। यदि यहाँ दंड देखने भीड़ एकत्र होती तो आपने तो मेरे विचार सुन लिए हैं, मशीन को देख लिया है और अब आप अपनी आंखों से सजा को देख भी लेंगे। अब इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है कि अपने अपने निष्कर्ष निकाल लिए होंगे। जो कुछ संदेह आपके मन में अभी भी होंगे उनका निराकरण दंड के पूरे होने के साथ ही हो जाएगा। और इसलिए अब मैं आपसे एक प्रार्थना और निवेदन कर रहा हूँ, प्लीज मेरी सहायता करें। मेरा तात्पर्य है कमांडेंट के विरुद्ध सहायता करें। अन्वेषक उसे आगे कहने नहीं देना चाहता था। यह मैं कैसे कर सकता हूँ भला? ये चीख पड़ा। असंभव, मैं न तो तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ और न ही तुम्हें रोक ही सकता हूँ। नहीं, आप कर सकते हैं, ऑफिसर ने पर्याप्त विश्वास के साथ कहा। आशंकाओं के बीच अन्वेषक ने देखा कि ऑफिसर ने अपनी मुठियां कसकर भींच ली हैं। नहीं, आप अवश्य ही कर सकते हैं, ऑफिसर ने अपनी बात दोहराई और जोर देते हुए कहा, मेरे पास एक योजना है जो निश्चित रूप से सफल होगी। आपके विचार से आपका प्रभाव अपर्याप्त है, लेकिन मैं जानता हूं वह पर्याप्त है। एक मिनट को मान लीजिए कि आपकी सोच सही है, तो भी इस परंपरा की रक्षा के प्रयास करने में उसके उपयोग करने में क्या आपत्ति हो सकती है? आप मेरी योजना को तो सुन लीजिए।
इसकी सफलता के लिए आवश्यक है कि आप अपनी राय निष्कर्षों के संबंध में जितना संभव हो कुछ भी न बोलें। आप खामोश रहें, जब तक आपसे सीधे प्रश्न न किया जावे तब तक आप एक शब्द भी न कहें। जो कुछ भी कहें, वह सामान्य राय हो और संक्षिप्त हो। यह मानकर चला जावे कि इस संबंध में आप कुछ भी कहना उचित नहीं समझते, कि इस संबंध में आप चुप रहना ही पसंद करते हैं, और यदि आपको इस संबंध में बाध्य किया ही गया तो आप बेहद कटु भाषा का उपयोग करेंगे। इसका यह अर्थ नहीं कि मैं आपको झूठ बोलने के लिए कह रहा हूँ, कतई नहीं। आप केवल संक्षिप्त उत्तर ही देंगे, जैसे हाँ मैंने दंड देते देखा है, अथवा हाँ मुझे विस्तार से समझा दिया गया था। बस इतना ही कहें और कुछ भी। हालांकि आपके धैर्य की परीक्षा के लिए गुंजाइश है, लेकिन उनके संबंध में कमांडेंट सोच ही नहीं पाएंगे। हालांकि इसकी पर्याप्त संभावना है कि वे आपके शब्दों के मनमाने अर्थ अपनी रुचि के अनुसार निकाल लें। बस इसी पर मेरी योजना निर्भर करती है। कल कमांडेंट के ऑफिस में सभी उच्च अधिकारियों की कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है और स्वयं कमांडेंट उसकी अध्यक्षता करेंगे। हालांकि वे उन लोगों में से हैं जो कॉन्फ्रेंस को जनता के सामने तमाशे के रूप में प्रस्तुत करना पसंद करते हैं। इसी सोच के चलते उन्होंने एक गैलरी का निर्माण कराया है जो हमेशा दर्शनार्थियों से भरी रहती है। इन कॉन्फ्रेंसों में भागीदारी मेरी विवशता है, जबकि वहां मुझे चक्कर आने लगते हैं। बहरहाल जो होना होगा सो तो होकर रहेगा, लेकिन इस कॉन्फ्रेंस में आपको निश्चित तौर पर आमंत्रित किया जाएगा। यदि आप मेरे सुझावों पर अपनी सहमति देते हैं तो ऐसी स्थिति में आपका आमंत्रण विशेष अनुरोध में परिवर्तित हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए किन्हीं गुह्य कारणों से आपको आमंत्रित नहीं किया जाता है तो आप स्वयं वहां उपस्थित रहने की इच्छा व्यक्त करेंगे और तब आपके निमंत्रण में कोई संदेह नहीं रहेगा। अतः आप हर हाल में कल कमांडेंट के बॉक्स में महिलाओं के साथ निश्चित रूप से रहेंगे। ये सुनिश्चित करने के लिए कि आप वहां हैं या नहीं बार बार चारों ओर देखते रहेंगे। बहुत से छोटे मोटे महत्वहीन विषयों के बाद जो मात्र दर्शकों को प्रभावित करने के लिए रखे जाएंगे, जिनमें अधिकांश बंदरगाह के विषय में होंगे, उनके बाद हमारी न्याय प्रणाली का विषय चर्चा के लिए रखा जाएगा। यदि कमांडेंट ने उसे पेश नहीं किया, वह भी शीघ्र ही, तो मैं देखूंगा कि वह रखा जावे। मैं खड़े होकर यह रिपोर्ट प्रस्तुत करूंगा कि दिया जाने वाला दंड पूरा किया जा चुका है। सब कुछ संक्षेप में, एक वक्तव्य जैसा। इस प्रकार के वक्तव्य देने की सामान्यतः परंपरा है नहीं, लेकिन फिर भी मैं दूंगा। हमेशा की तरह मुस्कुराहट के साथ कमांडेंट मुझे धन्यवाद देंगे और फिर वे स्वयं को रोक नहीं पाएंगे। अपने हाथ आए इस सुनहरे अवसर को वे कतई नहीं जाने देंगे। अभी अभी रिपोर्ट दी गई है, वे कहेंगे, या फिर इसी अर्थ को व्यक्त करने वाले अन्य शब्दों में, कि आज एक व्यक्ति को दंड दिया गया है। मैं यहाँ इस बात पर विशेष बल देना चाहूंगा कि हमारी कॉलोनी का दंड विधान एक प्रसिद्ध अन्वेषक की आंखों के सामने दिया गया था, जिन्होंने हमारी इस काला पानी कॉलोनी में आकर हमें सम्मान दिया है। आज की कॉन्फ्रेंस में उनकी उपस्थिति हमारी इस बैठक को भी महत्वपूर्ण बना रही है। क्या हमें प्रसिद्ध अन्वेष अतिथि से हमारी पारंपरिक मृत्यु दंड विधि के विषय में उनकी राय नहीं जाननी चाहिए? स्वाभाविक है उनके इस प्रस्ताव पर उपस्थित जनसमूह तालियां बजाकर सहमति प्रकट करेंगे और मैं स्वयं उनके इस प्रस्ताव का पूरी ताकत से समर्थन करूंगा। और तब कमांडेंट आपके सम्मान में सिर झुकाकर आपसे कहेंगे, अब मैं उपस्थित सदस्यों की ओर से आपके सामने प्रश्न रखता हूं। और तब आप अपनी सीट से उठ बॉक्स के सामने आएंगे और हाथ सामने रखेंगे ताकि सभी उन्हें देख सके। या फिर यह भी हो सकता है कि महिलाएं आपका हाथ पकड़ लें और आपकी उंगलियों को हौले से दबावें और फिर आप अपनी राय व्यक्त करेंगे। विश्वास कीजिए, मेरे पास शब्द ही नहीं है कि आपके बोलने के क्षण की प्रतीक्षा मैं कितने टेंशन में करता रहूंगा। आप किसी भी प्रकार के बंधन को नहीं स्वीकारेंगे जब आप बोलने के लिए प्रस्तुत होंगे। आप बोलेंगे और जोर से बोलेंगे और सच बोलेंगे। आप बॉक्स के सामने झुके, चिल्लाए, अपनी राय पर्याप्त जोर से बोले, पूर्ण विश्वास के साथ, पर्याप्त निडरता के साथ कमांडेंट से कहें। ये संभव है कि आपको इस तरह की प्रस्तुति पसंद न हो। वैसे भी यह आपके स्वभाव के अनुकूल भी तो नहीं है। शायद आपके देश में लोग अपनी बात दूसरे ढंग से प्रस्तुत करने के आदी हों। यदि ऐसा है तो भी कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। वैसा करना भी पर्याप्त प्रभावशाली होगा। आप चाहे तो खड़े भी न होंगे, बस कुछ शब्द मात्र कह दें, यहाँ तक कि फुसफुसाकर इतने धीमे कि मात्र आपके नीचे बैठे अधिकारी ही सुन सके। ऐसा हुआ तब भी पर्याप्त होगा। आपको ये कहने की आवश्यकता नहीं कि मृत्युदंड को जनता का समर्थन प्राप्त नहीं है। आवाज करता वेल, टूटा पट्टा, गंदे फैल्ट की कोई चर्चा करने की आवश्यकता नहीं। इन सब समस्याओं को तो मैं स्वयं ही उठाऊंगा। और विश्वास रखें कि मेरे आरोप कमांडेंट को हाल छोड़ देने को विवश नहीं भी कर पाए तो उन्हें घुटने टेक कर पूर्व कमांडेंट के सामने मैं नतशिर हूं कहने के लिए बाध्य कर दूंगा।
ये है मेरी योजना, क्या आप इसे पूरा करने में मेरी सहायता करेंगे? मैं भी कैसी बात कर रहा हूँ। अरे आप तो सहायता कर ही रहे हैं। इतना कह ऑफिसर ने अन्वेषक की दोनों बाहें पकड़ उसे एकटक देख अपनी भारी सांसें छोड़ी। अंतिम वाक्य उसने इतने जोर से कहा था कि सैनिक और सजायाफ्ता भौचक हो उसे देखने लगे थे। हालांकि उनके पल्ले कुछ पड़ा नहीं था, लेकिन उन्होंने खाना रोक दिया था और मुंह की कौर को चबाते अन्वेषक को देखने लगे थे। अन्वेषक के मन में अपने उत्तर को ले प्रारंभ से ही कोई संदेह नहीं था। उसे जीवन में इतने अनुभव हो चुके थे कि किसी भी प्रकार की अनिश्चितता का कोई प्रश्न ही उठता था। वह सज्जन और निडर था। इसके बावजूद सैनिक और सजायाफ्ता के सामने वह उतनी देर तक रुका रहा जब तक उसने एक लंबी सांस भीतर लेकर छोड़ नहीं दी। अंत में उसने कहा जो उसे कहना था, नहीं। ऑफिसर ने सुन कई बार जल्दी जल्दी आंखें झपकाईं, लेकिन उन्हें हटाया नहीं। क्या आप चाहते हैं कि मैं अपनी बात विस्तार से आपके सामने रखूं? अन्वेषक ने प्रश्न किया। ऑफिसर ने बिना कुछ कहे सिर हिला दिया। मैं आपके इस दंड विधान से कतई सहमत नहीं हूं। अन्वेषक ने अपनी बात शुरू की। प्रारंभ से ही जब आपने मुझे विश्वास में लेना प्रारंभ किया उसके पहले से ये तो स्वाभाविक ही है कि मैं विश्वासघात नहीं करूंगा। मैं तो प्रारंभ से ही ये सोचकर हैरान था कि इसे रोकना तो मेरा कर्तव्य बनता ही है, और क्या मेरे प्रयासों से मुझे कुछ सफलता मिलेगी भी। मुझे ये तो ज्ञात है कि इस संबंध में किससे बात की जानी चाहिए। स्वाभाविक है कमांडेंट से। आपने इस तथ्य को और स्पष्ट कर दिया है। मेरा अपना निर्णय जहां का तहां है, लेकिन मेरे प्रति व्यक्त किए गए आपके विश्वास से मैं अभिभूत हूं, लेकिन मेरा निर्णय उससे कतई प्रभावित नहीं हुआ है। खामोश खड़ा ऑफिसर मशीन की ओर घूमा और एक रॉड को पकड़ झुककर डिजाइनर को कुछ इस अंदाज में देखने लगा जैसे परख रहा हो कि सब कुछ ठीक है या नहीं। उधर सैनिक और सजायाफ्ता के बीच कुछ तालमेल बैठ गया था और सजायाफ्ता सैनिक को कुछ इशारा कर रहा था। हालांकि पट्टे के कारण उसका हिलना डुलना पर्याप्त कठिन था। सैनिक उसके सिर के पास झुका और सजायाफ्ता ने फुसफुसाकर उससे कुछ कहा तो सैनिक ने सुनकर उत्तर में सिर हिला दिया। अन्वेषक ने ऑफिसर के पास जाकर कहा, अभी आपको इसका ज्ञान नहीं है कि मैं क्या करने वाला हूँ। इस दंड प्रक्रिया के बारे में निश्चित रूप से मैं कमांडेंट को अपनी राय दूंगा, लेकिन कॉन्फ्रेंस में नहीं, एकांत में। कॉन्फ्रेंस होने तक मैं रुकने वाला भी नहीं हूँ। मैं तो कल सुबह ही चला जाऊंगा, कम से कम अपने जहाज पर तो पहुंच ही जाऊंगा। ऑफिसर को देखकर ऐसा लग नहीं रहा था कि उसने एक शब्द भी सुना है। तो आपको यह विधि विश्वसनीय नहीं लगती? उसने अपने आप से कहा और मुस्कुरा दिया, जैसे बूढ़े बच्चों की बातों पर मुस्कुरा कर अपना काम करते रहते हैं। तो वह समय आ ही गया। उसने लंबी सी सांस लेते हुए कहा और एकाएक अन्वेषक को चमकती आंखों के साथ देखा, जिनसे चैलेंज के साथ सहयोग की आकांक्षा स्पष्ट झांक रही थी। किस बात का समय? अन्वेषक ने असहज हो पूछा, लेकिन उसे कोई उत्तर नहीं मिला। तुम आजाद हो, ऑफिसर ने सजायाफ्ता से स्थानीय बोली में कहा। उस आदमी को अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। हाँ, मैंने यही कहा है, तुम आजाद हो, ऑफिसर ने दोबारा कहा। सजायाफ्ता का चेहरा पहली बार अचानक चमक उठा। क्या ये सच है? क्या ये ऑफिसर की कहीं कोई सनक मात्र तो नहीं है, जो किसी भी पल बदल भी तो सकती है? क्या विदेशी अन्वेषक ने उसे क्षमा दिलवा दी है? आखिर हुआ क्या है? उसके चेहरे पर लिखे प्रश्न कोई भी पढ़ सकता था, लेकिन अधिक समय तक वे वहां नहीं रहे। बहरहाल हुआ कुछ भी हो, वह आजाद होना चाहता था, अतः छूटने की कोशिश करने लगा। जितना भी हीरो उसे छूट दे रहा था। तुम तो मेरे पट्टों को ही फाड़ डालोगे, ऑफिसर चिल्लाया। आराम से लेटे रहो, हम जल्दी ही उन्हें ढीला कर देंगे। और सैनिक को सहायता करने के लिए इशारा कर स्वतः खोलने में जुट गया। सजायाफ्ता मन ही मन में हंसते हुए सिर हिलाते हुए कभी ऑफिसर को, फिर दाहिनी ओर सिर घुमाकर सैनिक को और अन्वेषक की ओर देखे जा रहा था। इसे बाहर खींचो, ऑफिसर ने ऑर्डर दिया। हेरो के कारण ये बेहद सावधानी से करने की आवश्यकता थी। सजायाफ्ता ने छूटने की जल्दबाजी में अपनी पीठ छिलवा ली थी। इसके बाद ऑफिसर ने उसकी ओर ध्यान देना बंद कर दिया। अन्वेषक के पास पहुंच उसने चमड़े के ब्रीफकेस को खोला, उसमें रखे कागजों को पलटकर देखा और जिस कागज को ढूंढकर उसे अन्वेषक को दिखाया। लीजिए, पढ़ लीजिए, उसने कहा। नहीं, अन्वेषक ने कहा, मैंने तो पहले ही बतला दिया था कि मैं इस लिपि को नहीं पढ़ सकता। कम से कम इसे पास से देखिए तो, कहते वह अन्वेषक के इतने निकट पहुंच गया ताकि दोनों मिलकर पढ़ सकें। लेकिन जब इससे भी संभव नहीं दिखा तो उसने लिपि पर उंगली रख बतलाना शुरू किया। वह कागज को सावधानी से कुछ दूरी पर रखे था, जैसे उसे छूने से ही वह खराब हो जाएगा, लेकिन वह ये भी चाहता था कि अन्वेषक उसे पढ़ जरूर ले। अन्वेषक ने ऑफिसर को प्रसन्न करने के विचार से पढ़ने की कोशिश तो की, लेकिन पल्ले कुछ पर नहीं रहा था।
ये देख ऑफिसर ने प्रत्येक शब्द के अक्षरों को बोलकर समझाने की कोशिश की। यहाँ बी जस्ट लिखा है, ऑफिसर ने एक बार फिर कोशिश की, अब तो आप पढ़ ही सकते हैं। अन्वेषक कागज के इतने निकट चला गया कि ऑफिसर को यह आशंका होने लगी कि कहीं वह कागज को छू न दे, इसलिए उसने कागज और दूर कर लिया। अन्वेषक ने कोई प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की, लेकिन यह स्पष्ट था कि वह अभी भी सफल नहीं हो पा रहा था। यहाँ बी जस्ट लिखा है, ऑफिसर ने एक बार फिर दोहराया। हो सकता है, अन्वेषक ने कहा, मैं तुम्हारा विश्वास करने को तैयार हूँ। फिर ठीक है, ऑफिसर ने कुछ संतुष्टि के साथ कहा और कागज लिए पर चढ़ने लगा और ऊपर पहुंच उसने कागज को डिजाइनर में रख दिया और व्हील के नटों को घुमाने लगा। ये खासा परेशानी भरा काम था, शायद छोटे छोटे व्हील उसमें एक दूसरे से जुड़े होंगे, डिजाइनर के बीच में उसका सिर कभी कभार पूरी तरह छिप जाता था, इतना तकनीकी काम था वह। उधर नीचे खड़ा अन्वेषक इस तकनीकी श्रम को एकटक देखे जा रहा था। लगातार गर्दन ऊपर करे रहने से अकड़ रही थी और ऊपर आकाश से आती तेज रोशनी से आंखें चौंधिया रही थी। उधर सैनिक और सजायाफ्ता भी जुटे हुए थे। उस आदमी की शर्ट और पेंट जो कब्र में डाल दिए गए थे, उन्हें सैनिक ने बेनेट से फंसाकर निकाल लिया था। शर्ट बेहद गंदी हो गई थी, अतः उसके मालिक ने उसे बाल्टी के पानी से धो लिया। जब उसने शर्ट और ट्राउजर पहन लिया तो वह और सैनिक ठहाका लगाकर हंसने लगे, क्योंकि कपड़े पीठ की ओर पूरी तरह से फट चुके थे। शायद सजायाफ्ता को लगा कि उसे सैनिक को हंसाना चाहिए, इसलिए वह चिथड़े हुए कपड़ों में गोले गोल घूमने लगा। जो जमीन पर बैठा जोर जोर से हंसते हुए घुटनों पर हाथ मार रहा था, लेकिन साथ में खड़े सम्मानीय व्यक्ति के विषय में सोच उन्होंने हंसी को किसी तरह जल्दी रोक लिया। जब ऑफिसर ने ऊपर के सभी काम व्यवस्थित ढंग से कर लिए तब मुस्कुराकर मशीन को एक बार पूरी तरह से चेक किया और डिजाइनर के ढक्कन को बंद कर दिया, जो अभी तक लगातार खुला रहा आया था। इसके बाद आराम से उतर पहले खुदी हुई कब्र को और फिर सजायाफ्ता के फटे कपड़ों की ओर संतुष्टि के साथ देख बाल्टी में हाथ डाल दिए धोने के लिए। लेकिन जब उसने पानी के गंदलेपन को देखा तो वह निराशा से भर गया, क्योंकि हाथ धोना उसके वश में नहीं था। अंत में जब कुछ समझ में नहीं आया तो दोनों हाथ रेत के अंदर डाल दिए, लेकिन उसे इससे संतुष्टि तो नहीं हुई। लेकिन मजबूरी में उसने इतने से ही तसल्ली कर ली और सीधे तनकर खड़े हो अपने यूनिफॉर्म की जैकेट के बटन खोल दिए। जब वह ये कर रहा था तभी दो लेडीज रुमाल जिन्हें उसने कॉलर में खोंस रखा था उसके हाथों पर गिर गए। ये रहे तुम्हारे रुमाल, कहते उसने उन्हें सजायाफ्ता की ओर फेंक अन्वेषक की ओर देख कहा, महिलाओं की भेंट। हालांकि वह तेजी से यूनिफॉर्म, जैकेट और सभी कपड़े एक एक कर उतार रहा था, लेकिन साथ ही प्रत्येक वस्त्र को प्यार से सहलाता भी जा रहा था। यहाँ तक कि उसने जैकेट पर लगी चांदी की लेस पर प्यार से उंगली फेरी और एक मुड़े भाग को सीधा भी किया। लेकिन जितने प्यार से वह ये कर रहा था, उसके बाद जितनी बेदर्दी से उन्हें कब्र के गड्ढे में फेंक भी रहा था, वह उसकी पहली हरकत से मेल नहीं खाता था। अंत में उसकी देह पर बची रही थी तलवार की बेल्ट और उसमें रखी तलवार। उसने तलवार म्यान से बाहर निकाली, उसे तोड़ा और सभी टुकड़े, म्यान और बेल्ट इतनी जोर से कब्र में फेंके कि वे देर तक झंझनाते रहे। और अब वह मादरजाद नंगा खड़ा था। अन्वेषक ने अपने ओंठ काटे लेकिन कहा कुछ भी नहीं। वह अच्छी तरह समझ रहा था कि क्या होने वाला है। उसे ऑफिसर को रोकने का कोई अधिकार नहीं है। यदि दंड व्यवस्था, जिससे ऑफिसर इतने निकट से जुड़ा रहा है और जिससे वह प्यार करता रहा है, यदि उसका अंत होना है और संभवतः अन्वेषक के विरोध के परिणामस्वरूप और जिस विधि के लिए ऑफिसर वचनबद्ध और समर्पित रहा है, तो ऑफिसर का उठाया जाने वाला कदम पूर्णतः उचित है। यदि वह स्वयं उसकी जगह होता तो उसने भी यही किया होता। उधर शुरुआत में तो सैनिक और सजायाफ्ता के सामने जो कुछ हो रहा था उससे उनके पल्ले कुछ पड़ा ही नहीं। सच तो यह है कि उनका ध्यान इस तरफ था ही नहीं। सजायाफ्ता उन रुमालों को पाकर प्रसन्न हो रहा था, लेकिन यह खुशी उसके साथ अधिक देर तक नहीं रह पाई, क्योंकि सैनिक ने एकाएक उन्हें उसके हाथ से छीन लिया था। इसलिए सजायाफ्ता उन्हें उसके बेल्ट के नीचे से खींचने के चक्कर में था, जहां सैनिक ने उन्हें फंसा लिया था, लेकिन सैनिक बेखबर न था। अतः दोनों ही छीना झपटी के इस खेल में मस्त थे। और जब ऑफिसर उनके सामने कपड़े उतार पूरी तरह नंगा हो गया, तब जाकर उनका ध्यान उसकी ओर गया। विशेषकर सजायाफ्ता अपने भाग्य के इस परिवर्तन को देख हक्का बक्का सा मुंह फाड़े देखने लगा। जो कुछ उसके साथ हुआ था अब वही सब ऑफिसर के साथ होने वाला था। शायद उसकी अंतिम परिणति तक। उसके विचार से यह आदेश विदेशी अन्वेषक ने ही दिया होगा। तो ये प्रतिशोध था। हालांकि उसने अंत तक पीड़ा नहीं भोगी थी, लेकिन उसका प्रतिशोध तो अंत तक लिया जाएगा। एक चौड़ी मौन मुस्कुराहट उसके ओठों पर फैल गई, जो अंत तक वैसी ही रही आई। बहरहाल इस बीच ऑफिसर मशीन की ओर मुड़ चुका था।
ये तो पहले ही स्पष्ट हो चुका था कि वह मशीन की कार्यप्रणाली को अच्छी तरह समझता है, लेकिन यह समझ के बाहर था कि वह कैसे उसे संचालित करेगा और मशीन उसकी बात मान चलेगी। ऑफिसर के हाथ को केवल हैरो तक पहुंचना भर था और उसे उठना था और नीचे उसके शरीर के अनुसार व्यवस्थित होना था। उसने बेड के किनारे को छुआ भर और मशीन ने थरथराना शुरू कर दिया। फेल्टगेग उसके मुंह की ओर बढ़ गया। कोई भी देख सकता था कि ऑफिसर उसे मुंह में रखने का इच्छुक नहीं था। एक पल को उसने मुंह बिपकाया और फिर उसे मुंह में रखने को तैयार हो गया और मुंह खोल रख लिया। सब कुछ ठीक था, लेकिन दोनों ओर अभी भी पट्टे बाहर लटके हुए थे। स्वाभाविक है, उनकी आवश्यकता ही नहीं थी। ऑफिसर को बांधने की जरूरत ही क्या थी। तभी सजायाफ्ता की नज़र पट्टों पर पड़ी। उसकी राय में सजा तब तक पूरी नहीं होती जब तक पट्टे बांध न दिए जाएं। उसने सैनिक को इशारा किया और दोनों ही ऑफिसर को बांधने तेजी से लपके। उधर ऑफिसर ने पैर को खींचकर डिजाइनर के लीवर को दबाने की कोशिश शुरू कर दी थी। जैसे ही उसने दोनों व्यक्तियों को आते देखा तो उसने अपना पैर वापस खींच लिया और उन दोनों को बांधने के लिए अपने को पूरी तरह छोड़ दिया। लेकिन बर्ग जाने के कारण वह लीवर तक नहीं पहुंच पा रहा था और ना ही सैनिक और सजायाफ्ता उसे खोज पाने में सफल हो रहे थे और अन्वेषक अपने मन में उंगली तक न उठाने का निश्चय कर चुका था। लेकिन इस सब की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। जैसे ही पट्टे बंधे, मशीन ने चलना शुरू कर दिया। बेड कांपने लगा, सुइयां देह में चुभने लगी, हैरो ऊपर नीचे होने लगा। अन्वेषक बहुत देर तक देखता रहा और अचानक उसे याद आया कि डिजाइनर का एक व्हील किर्र किर्र पहले कर रहा था, लेकिन फिलहाल मशीन से कोई आवाज नहीं आ रही थी, यहाँ तक कि हल्की भनभनाहट भी सुनाई नहीं पड़ रही थी। चूंकि मशीन शांति से चल रही थी इसलिए उस पर किसी का भी ध्यान ही नहीं था। अन्वेषक ने सैनिक और सजायाफ्ता की ओर देखा। दोनों में से सजायाफ्ता ही अधिक रुचि ले रहा था, लेकिन उसका ध्यान मशीन पर ही अधिक था। पंजों के बल खड़े हो वह उंगली से सैनिक को विस्तार से समझा रहा था। ये हरकत अन्वेषक को नागवार लग रही थी। उसने वहां अंत तक रहने का मन बना लिया था, लेकिन इन दोनों की हरकतों को वह बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। जाओ, अपने घर भागो, उसने दोनों से कहा। ये सुन सैनिक तो जाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन सजायाफ्ता ने इस आदेश को सजा के रूप में लिया। उसने हाथ जोड़कर रुके रहने की प्रार्थना की, लेकिन जब अन्वेषक ने सिर हिला दिया तो घुटनों पर बैठ गिड़गिड़ाने लगा। अन्वेषक की समझ में आ गया कि मात्र शब्दों से काम चलने वाला नहीं है, अतः उन्हें भगाने के उद्देश्य से वह आगे बढ़ने वाला ही था कि तभी उसने डिजाइनर से निकलती अजीब सी आवाज सुनी तो सिर उठाकर देखा। क्या कॉक व्हील कुछ परेशानी पैदा करने वाला है? लेकिन गड़बड़ी और कहीं थी। डिजाइनर का ढक्कन धीरे धीरे खुलना शुरू हुआ और फिर पूरी तरह खुल गया। एक कौगा व्हील के दांते दिखे, ऊपर उठे और कुछ ही देर में पूरा व्हील ही दिखने लगा, जैसे कोई अनजानी शक्ति डिजाइनर को निचोड़ रही हो। व्हील क्रमशः डिजाइनर की कगार तक निकल आया और से जमीन पर गिर कुछ दूर तक लुढ़क कर चला गया। उधर वहां दूसरा व्हील उठने लगा था, जिसके पीछे बड़े और छोटे व्हील उठने लगे और बाहर निकल गिरते गए। हर पल यही लगता था कि शायद डिजाइनर खाली हो गया है, लेकिन तभी एक और व्हील उठते हुए दिखने लगता था और लुढ़क कर जमीन पर खन से गिर जाता था। इस अनहोनी को देख सजायाफ्ता अन्वेषक के आदेश को पूरी तरह भूल चुका था। कॉग व्हील उसे बांधे हुए थे। वह हर बार लपकने में सैनिक को उकसाता था, लेकिन हर बार डरकर हाथ अलग कर लेता था, क्योंकि तभी दूसरा व्हील कूद पड़ता था और वह सहमकर हाथ पीछे खींच लेता था। दूसरी ओर अन्वेषक ये सब देख परेशान हो रहा था। मशीन के टुकड़े टुकड़े हो रहे थे। उसका खामोशी से चलना एक भ्रम था। वह महसूस कर रहा था कि उसे ऑफिसर की सहायता करनी चाहिए, क्योंकि ऑफिसर तो कुछ भी करने में असमर्थ था। चूंकि कॉग व्हील उसका पूरा ध्यान खींचे हुए थे, इसलिए मशीन के दूसरे भागों की ओर उसका ध्यान जा ही नहीं पा रहा था। लेकिन अब चूंकि अंतिम कॉग व्हील डिजाइनर से बाहर निकल चुका था, वह हैरो की ओर झुका तो उसके सामने एक नया लेकिन दुखद आश्चर्य सामने था। हैरो ने लिखना बंद कर दिया था, बस छेद किए जा रहा था और बैग देह को घुमा नहीं रहा था, केवल सुइयों के सामने कांप भर रहा था। अन्वेषक संभव हस्तक्षेप करना चाह रहा था, मशीन को बंद करना चाह रहा था, क्योंकि जो कुछ हो रहा था वह पीड़ा न थी, जो मशीन का उद्देश्य था हत्या थी। उसने हाथ बढ़ाए, लेकिन तभी हैरो उठा और उसके साथ देह भी एक और झुक गई, जैसा उसे 12वें घंटे में करना चाहिए था। देह से खून हजारों झरनों की तरह बह रहा था। पानी के जेटों के काम बंद कर देने से उसमें पानी नहीं मिल रहा था। साथ ही मशीन ने अपना अंतिम काम भी नहीं किया था। देह लंबी सुइयों से बाहर नहीं फिनकी थी, वरन रक्तरंजित देह कब्र में गिरने की जगह ऊपर लटकी हुई थी। हैरो अपनी पुरानी स्थिति में आना चाहता था, लेकिन जैसे उसे इस बात का एहसास हो कि अभी वह बोझ मुक्त नहीं हुआ है, इसलिए वह कब्र के ऊपर रुका हुआ था।
देख क्या रहे हो, आओ मेरी सहायता करो, अन्वेषक ने उन दोनों से चिल्लाकर कहा और आगे बढ़ ऑफिसर के पैर पकड़ लिए। वह पैरों को पकड़ धक्का देना चाहता था, साथ ही चाहता था कि दोनों दूसरी ओर जा सिर को पकड़ ले। केवल इसी प्रकार ऑफिसर को धीरे धीरे सुइयों से मुक्ति मिल सकती थी। लेकिन वे दोनों कुछ भी निश्चित नहीं कर पा रहे थे, बल्कि सजायाफ्ता तो मुड़ भी चुका था। अन्वेषक ने उनको यूं ही खड़ा देखा तो वह उनके पास पहुंचा और दोनों को सिर की ओर धकेल दिया। लाख न चाहने के बावजूद उसकी नज़र लाश के चेहरे पर चली गई। वह वैसा ही दिख रहा था जैसे जीवित रहते था। वहां मुक्ति का कोई भाव न था जो मशीन से दूसरों को प्राप्त हुआ था। ऑफिसर के भाग्य में वह नहीं बदा था। उसके दोनों ओंठ कसकर बंद थे, खुली आंखों में वही भाव था जो उसके जीवित रहने पर था। उनमें शांति और आत्मविश्वास था और माथे के बीचों बीच बड़ी कील बाहर निकली हुई थी। जब अन्वेषक और सैनिक तथा पीछे चलता सजायाफ्ता काला पानी की बस्ती के पास पहुंचे तो सैनिक ने एक मकान की ओर हाथ से इशारा करते हुए कहा, वो रहा टी हाउस। टी हाउस का ग्राउंड फ्लोर गहरा, नीचा और कंदरा जैसा था। दीवारें और सीलिंग धुएं से काली थी। वह सड़क की लंबाई में बना था और कॉलोनी में बने दूसरे मकानों से उसमें कोई खास अंतर न था। सभी जर्जर और खंडहरनुमा मकान कमांडेंट के राजकीय महल के पास तक फैले थे। उन्हें देख अन्वेषक को ऐतिहासिक परंपरा की अचानक याद आ गई और उस युग की शक्ति का उसमें एहसास जाग गया। वह टी हाउस के भीतरी हाल के भीतर चला गया जहां खाली टेबलें रखी थीं और जो सड़क के ठीक सामने था उसके साथ ही उसके साथ थे। भीतर पहुंच उसने अंदर से आती सर्द हवाओं को महसूस किया। बूढ़े को यही दफनाया गया है, सैनिक ने उसे बतलाया। पादरी उसे चर्च में जगह देने को तैयार ही न था। इधर लोग परेशान थे कि उसे आखिर कहाँ दफनाया जाए। अंत में उसे यहीं पर दफना दिया था। ये बात ऑफिसर ने आपको नहीं बतलाई होगी, यह मैं जानता हूँ, क्योंकि इसको ले वह बेहद शर्मिंदगी महसूस किया करता था। हालांकि उसने कई बार रातों में उसे यहाँ से निकालने की कोशिशें की थी, लेकिन हर बार उसे यहाँ से भगा दिया गया था। कब कहाँ है? अन्वेषक ने प्रश्न किया, क्योंकि उसे सैनिक की बात पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। प्रश्न सुनते ही सैनिक और सजायाफ्ता हाथ से इशारा करते उसके आगे तेजी से बढ़ गए जहां कब्र थी। वे अन्वेषक को पिछली दीवार तक ले गए जहां टेबलों पर यहाँ वहां कुछ मेहमान बैठे थे। स्पष्ट लग रहा था कि वे सभी बंदरगाह के कर्मचारी थे, क्योंकि वे तंदुरुस्त और चमकती वाले थे। उनमें से एक भी जैकेट नहीं पहने था, उनकी कमीजें फटी हुई थीं। वे गरीब सीधे सादे लोग थे। जैसे ही अन्वेषक उनके पास पहुंचा, उनमें से कुछ कुर्सियां छोड़ दीवार से सटकर खड़े हो उसे घूरने लगे। कोई अजनबी है, उनके बीच फुसफुसाहट फैलने लगी। वो कब्र देखना चाहता है। उन्होंने बिना कहे एक टेबल सरका दी और वहां वास्तव में कब्र का पत्थर लगा था। वो साधारण पत्थर था और इतना नीचे था कि आसानी से टेबल से ढक जाता था। उस पर बेहद छोटे अक्षरों में लिखा था। अन्वेषक ने घुटनों के बल बैठ उन्हें पढ़ा। उस पर लिखा था, यहाँ आराम कर रहे हैं पुराने कमांडेंट, उसके अनुयायी जो नाम रहित रहना पसंद करते हैं। उन्होंने कब्र खोदी थी और यह पत्थर लगाया था। एक भविष्यवाणी के अनुसार तयशुदा समय बीत जाने के बाद कमांडेंट एक बार पुनर्जीवित होगा और अपने अनुयायियों का नेतृत्व करेगा और यहीं से काला पानी की इस कॉलोनी पर विजय प्राप्त करेगा। विश्वास रखो और इंतजार करो। जब अन्वेषक ने इसे पढ़ लिया और खड़ा हो गया तो उसने पास खड़े लोगों को मुस्कुराते देखा। उन सभी ने उसे पढ़ रखा था और उसे बकवास मानते थे और उम्मीद कर रहे थे कि वह भी उनकी राय पर सहमति व्यक्त करेगा। अन्वेषक ने इस सब पर कोई ध्यान नहीं दिया। अपने जेब से उसने कुछ सिक्के निकाले और वहां खड़े लोगों को बांट दिए और तब तक अपने स्थान पर खड़ा रहा जब तक टेबल को दोबारा कब्र पर रख नहीं दिया गया। और उसके बाद टी हाउस से बाहर निकल वह सीधे बंदरगाह की ओर चल दिया। सैनिक और सजायाफ्ता को टी हाउस में कुछ परिचित मिल गए थे जिन्होंने उन्हें रोक लिया था, लेकिन उन्होंने जल्दी ही उनसे छुटकारा पा लिया होगा, क्योंकि अभी अन्वेषक नावों की ओर उतरती पर आधी दूरी पर ही पहुंचा था कि वे तेजी से चल उसके पास पहुंच गए। शायद वे उम्मीद कर रहे थे कि वे उन दोनों को अपने साथ ले जाने के लिए मना लेंगे। जब अन्वेषक नाव वाले से स्टीमर तक जाने के किराए को तय कर रहा था तब वे तेजी से सीढ़ियां उतर रहे थे। चूंकि वे चिल्लाने का दुस्साहस नहीं कर सकते थे, इसलिए वे खामोशी से उतरते गए। लेकिन इसके पहले कि वे सीढ़ियां उतर उसके पास पहुंचे, अन्वेषक बोट में बैठ चुका था और नाव वाला किनारे को छोड़ रहा था। वे आराम से बोट में कूद सकते थे, लेकिन अन्वेषक ने एक गठान लगी रस्सी नीचे से उठाई और उन्हें धमकाकर कूदने से रोक दिया।